नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रामलला का दर्शन करने छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल जाएगा अयोध्या। मंत्री केदार कश्यप ने दी जानकारी, जल्द ही निर्धारित होगा प्रस्थान का समय। रायपुर में कांग्रेस पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के कार्यकाल पर उठाए सवाल। केदार कश्यप ने नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की होगी हार। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के आगामी कार्य योजनाओं की दी जानकारी। 21 से 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की होगी बैठक। सीहोर में मंत्री करण सिंह वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी को मिली जीत। पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर की तारीफ। और अंबिकापुर में नए कानूनों को लेकर कार्यशाला का आयोजन। 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीडिया प्रतिनिधियों को नए कानून की दी गई जानकारी। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिंगरौली में एक विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वह इस दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और इसका प्रमाण हमारा लोकसभा में 29 की 29 सीटों पर विजय होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री काल में हमने ये उपलब्धि प्राप्त की है, जो कि उनके कुशल प्रशासक होने का एक जीवंत उदाहरण है। वहीं राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के 76वें वर्ष में देश के जनमानस ने किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनादेश देकर स्वीकारोक्ति की है। भारत के इतिहास में ये स्वर्णिम कार्यकाल हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। तो आपको बताते चले कि सिंगरौली में एक विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वह इस दौरान देखिए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में प्रदेश है और इसकी बानगी देखिए लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गई थी, जहां 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जो है जीत हुई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्री काल में हमने ये उपलब्धि प्राप्त की और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जो है जिक्र किया। और वहीं राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के 76वें वर्ष में देश के जनमानस ने किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनादेश देकर स्वीकारोक्ति की है। वहीं भारत के इतिहास में स्वर्णिम कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। बालाघाट में सिवनी सांसद भारती पार्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी जीत पर खुशी जताई। साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने बताया कि ये हमारे देश का मोदी जी के ऊपर भरोसा है, जो कि उन्हें लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रदेश की जनता ने भी इस बार बीजेपी पर पूरा भरोसा दिखाते हुए 29 सीटों पर जो है कमल का फूल खिलाया है और ये रिकॉर्ड किसी पार्टी ने ना तो आज तक बनाई है और ना ही कभी कोई भी पार्टी ये रिकॉर्ड बना पाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज और रेल सुविधा उपहार स्वरूप मिलेगी। तो आपको बता दें कि बालाघाट में सिवनी सांसद भारती पार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार राज जीत पर जो है खुशी व्यक्त की है और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर हल्ला भी बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि हमारे देश का मोदी जी के ऊपर भरोसा है, जो उन्हें लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त हुई और इसी प्रकार प्रदेश की जनता ने भी इस बार बीजेपी का जो भरोसा है उसे दिखाने का जो है प्राप्त किया है विजय। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि भरोसा दिखाते हुए 29 सीटों पर कमल का फूल खिलाया है, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और रिकॉर्ड जो ये है वो किसी पार्टी ने ना तो आज तक बनाई है और ना ही आगे कोई भी पार्टी ऐसे रिकॉर्ड बना पाएगी। और इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आने वाले बजट में बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज और रेल सुविधा उपहार स्वरूप मिलेगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जिसके बाद से आपको बता दें बालाघाट में सिवनी सांसद भारती पार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान इन तमाम बातों का जिक्र किया है। दिया गया है, लेकिन
क्या हमारी सरकार अभी अंतिम रूप से नहीं है, अगले बजट में हम करेंगे और प्रस्तावित है कि आगामी जो बजट हमारा आएगा उसमें वो सम्मिलित होंगे। मेडिकल कॉलेज की बात कही जा रही है, मेडिकल कॉलेज का भी हमारा प्रस्तावित है, अगले बजट में सबसे पहले यही लिया जाएगा। अभी कुछ चिन्हित जगह पहले वाली जो पिछले बजट उसमें गया हुआ है, सेकेंड बार में बालाघाट को लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी की योजना है तो आप इसको अभी आपने कोई कार्ययोजना बनाई है क्या, मतलब 3 दिनों में क्या करना है? पिछले 5 सालों में कुछ टाइम लिमिट क्या होता है? 5 साल में नहीं है, जैसे मैंने चुनाव से पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ कि सबसे पहला ध्यान जो हमारा रहेगा वो रेलों की तरफ रहेगा कि पहले रेल की ट्रैक बढ़ाने के लिए बात, जो हमारी रोज की जो ट्रेनें हैं इनकी टाइमिंग को लेकर हमारे यात्री परेशान है। आज मैंने उसी संदर्भ में स्टेशन का निरीक्षण भी किया था, क्योंकि वहाँ पर हमारे पूर्व सांसद के द्वारा और जो मोदी जी की मंशा है प्रत्येक जो स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया वह कार्य चालू है, तो उसका भी हमने निरीक्षण किया गया है। सबसे पहली प्राथमिकता रेल की तरफ है, क्योंकि रेल के हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आना जाने के लिए बच्चों के लिए, चाहे इंडिया जाना हो चाहे रायपुर जाना हो, हमारे यहाँ दिक्कत होती है। तो हम कैसे ट्रेन और बढ़ा सकते हैं, साउथ की ट्रेनें हम कैसे कैच कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला ध्यान हमारा। मुख्यमंत्री ने पहले भी रामलला दर्शन योजना के तहत कहा था कि छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल भी जल्द अयोध्या जाएगा और रामलला के दर्शन करेगा। ऐसे में कुछ समय बाद मंत्रिमंडल अयोध्या जाने वाला है, जिसको लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बयान देते हुए कहा है कि अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन सभी मंत्रिमंडल वहां जाने की तैयारी चल रही है और समय क्या रहेगा अभी ये तय होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए स्वास्थ्य का विषय है, सौभाग्य का विषय है और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अयोध्या जा रहे हैं। अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी मंत्रिमंडल का जाने का ऐसा तय हो रहा है और समय क्या रहेगा और कितने समय निकलना होगा ये थोड़ा सा भी तय करके ही मैं कुछ बता पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अयोध्या जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामलला दर्शन योजना पहले से प्रारंभ की है और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य पहले से प्राप्त हो रहा है और हम सबका भी सौभाग्य होगा कि हम सभी रामलला के दर्शन करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को आज 1 साल पूरा होने पर केदार कश्यप ने कहा कि दीपक बैज के कार्यकाल को कांग्रेस के नेता अच्छी तरीके से बता पाएंगे। जैसा उनका कार्यकाल है उनके हिस्से में 2-2 बड़ी हार उनके हाथ आई। ऐसी ही स्थिति रही तो नगरीय निकाय में भी करारी हार उनको मिलेगी। तो देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि जो है कि दीपक बैज के कार्यकाल को आज 1 साल पूरा होने पर केदार कश्यप ने कहा है कि दीपक बैज के कार्यकाल को कांग्रेस के नेता अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जैसा उनका कार्यकाल है उनके हिस्से में 2-2 बड़ी हार उनके हाथ लगी और ऐसी ही स्थिति रही तो नगरीय निकाय में भी करारी हार उनको मिलेगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को आज 1 साल पूरा होने पर केदार कश्यप का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने तमाम बातों का उसमें जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उनके हिस्से में 2-2 बड़ी हार उनके हाथ है और ऐसी स्थिति में रही तो नगरीय निकाय में भी करारी हार उनको मिलेगी। तो आरोप प्रत्यारोप का देखिए दौर लगातार जारी है और पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। और इस बीच आपको बताते चले केदार कश्यप का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो है 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब जो है वही बता पाएंगे। के कार्यकाल को कांग्रेस के नेता अच्छे तरीके से बता पाएंगे और जहां तक उनका कार्यकाल है तो एज ए बीजेपी के लीडर उनके हिस्से में 2-2 बड़ी हार के उनके हिस्से में आई है और यदि यही स्थिति रही तो अभी नगरीय निकाय और जो पंचायत के चुनाव है उसमें
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भी जानकारी साझा की है। बीजेपी की आगामी कार्य योजना 10 जुलाई को हुए कार्य समिति के बाद लगातार बड़े आयोजन करेगी और वहीं बीजेपी 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। 15 अगस्त को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। 5 सितंबर की सभी गुरुजनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। वहीं बीजेपी 16 और 17 सितंबर को सेवा पखवाड़े का आयोजन करेगी, जबकि 29 सितंबर को बूथ कमेटी के माध्यम से पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाया जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले इसी वर्ष के अंतिम माह में और उसके आसपास नगरीय निकाय के चुनाव भी अवश्य संभव भी है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर, सरकार की प्रतिबद्धताओं को लेकर और जन जन तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे और उस पर अपने लगातार इन शेष जो बचे हुए माह हैं, नवंबर या दिसंबर के बीच होने हैं, अब वो तय होगा। तो लेकिन हमारी तैयारी अभी से भी उसमें से रहे तो उस विषय पर भी कार्यक्रमों का निष्पादन हुआ और उस पर चर्चा हुई। उसके 3 महीना बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे। उसकी भी तैयारी की दृष्टि से हमारे मंडल अध्यक्ष और जो आमंत्रित हमारे जनपद जिला पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि उसमें हमारे महापौर भी और नेता प्रतिपक्ष भी, उसी प्रकार जिला पंचायत के अध्यक्ष जहां हैं, उपाध्यक्ष जहां हैं या प्रतिपक्ष में जहां हैं, हम उनके साथ भी इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी कार्य योजना की दृष्टि से बात करें तो तुरंत ही 15 से 20 जुलाई के बीच सभी जिलों में जिले की कार्य समिति संपन्न हो जाए, ये सुनिश्चित किया गया। इसके तत्काल बाद 21 जुलाई से, जिला कार्य समिति के तुरंत बाद 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हमारे मंडल की कार्य समिति। तो ये जो विषय है प्रदेश कार्य समिति के आए हुए, निश्चित रूप से जिला कार्य समिति और जिला कार्य समिति के माध्यम से मंडल कार्य समिति में, क्योंकि मंडल कार्य समिति में हमारे नीचे तक के, और इस बार पहली बार होगा जब मंडल कार्य समिति में हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस तरीके से कार्यक्रम नीचे तक पहुंचाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य योजना पूरे देश में चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसमें बहुत बृहद रूप से काम हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से भी एक लक्ष्य दिया गया। मोदी जी की एक बहुत भावनात्मक जो उन्होंने कार्य योजना दी है पूरे देश को, कि हम सभी एक वृक्ष या एक पेड़ मां के नाम पे, बहुत तेजी से ये सब काम चल भी रहे हैं। लगातार सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस काम को किया है। जनप्रतिनिधियों को भी एक टास्क सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्यकर्ता 51 पेड़ निश्चित रूप से एक वृक्ष मां के नाम की योजना के तहत इसको लगाए और उसमें उसका फोटो सेशन, अगर माता श्री के साथ वो पेड़ लगा के उनको रख के उनका फोटो सेशन, ये एक भावनात्मक वो है, सभी इसमें लगे, इसका आह्वान किया गया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्योहार है, हमारे जो पर्व है छत्तीसगढ़ के, वो गुरु पूर्णिमा से जो प्रारंभ होता है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर है और सभी उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे सभी कार्यकर्ता को आह्वान है कि सभी गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जिले या शहर में, नगर में, गांव में उसमें सम्मिलित होकर इसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। इस प्रकार से जितने भी हरियाली, अमावस, इस तरीके से जो हमारे परंपरागत त्योहार हैं छत्तीसगढ़ के, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसे अपने स्तर पे बड़े अच्छे से इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2024 का यह कार्यक्रम विशेष लक्ष्यादित करके किया गया निर्णय है, जिसमें हमारे प्रत्येक बूथ में, ये हम पिछले वर्ष भी 15 अगस्त को इस कार्यक्रम को लिया गया था, लेकिन इस बार लक्ष्य दिया गया है कि प्रत्येक बूथ में हमारे बूथ कमेटी के सभी कार्यकर्ता उस बूथ के निवासरत सभी घरों में, जो उस बूथ में अंतर्गत घर आते हैं,
वहां पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज और बड़े गौरव के साथ, शान के साथ उसका अभिनंदन करते हुए और नारों के साथ भ्रमण करके, प्रभात फेरी लगाकर और अन्य कार्यक्रम इसमें करके उस बूथ में, प्रत्येक घरों में देश का जो हमारा ध्वज है, और क्योंकि ये अमृत काल का महोत्सव का समय है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका, हमारे नगरीय निकाय या त्रिस्तरीय पंचायत में जिला, जनपद, इस तरीके से सभी क्षेत्रों में और ग्राम पंचायतों के स्तर पर, गांव स्तर पर भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का लक्ष्य लिया गया। इसी प्रकार महत्वपूर्ण दिवस है 5 सितंबर शिक्षक दिवस को, और इसको भी सभी गुरुजनों का सम्मान अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने स्तर पर, अपने कार्यालयों में हो, जो हमारे वर्तमान में हो, चाहे हमारे जो जिनका रिटायरमेंट हुआ हो, जैसे भी हो, और उन लोगों को सबको ऐसे चिन्हांकित करके शॉल श्रीफल या अन्य योजना आयोजन करके उनका सम्मान करने की दृष्टि से। और 17 सितंबर पिछले वर्ष भी और प्रत्येक वर्ष ही 17 सितंबर 16-17 दो विषय है उसमें। एक तो विश्वकर्मा भगवान की जयंती का अवसर है और देश के हमारे यशस्वी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विश्व के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्म दिवस है। हम इसको और पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन इसमें सेवा कार्य के भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उन कार्यक्रमों की रूपरेखा जिला स्तर पर तय करके, क्योंकि केंद्र और प्रदेश से जो व्यवस्थित कार्यक्रम जो इसमें आएंगे, उसके अलावा भी अपने स्तर पर जितने भी कार्यक्रम हम कर सकते हैं सेवा कार्य में, युवा मोर्चा को अलग, महिला मोर्चा का अलग, अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों के भी अलग अलग कार्य योजना बनाकर, और इसको पखवाड़े के रूप में, इसका नाम सेवा पखवाड़ा जिसको हम बोलते हैं, सेवा से संबंधित सभी कार्य योजना बना के जनता के बीच और वंचित परिवारों के बीच उनकी योजना से संबंधित युवा मोर्चा का कार्यक्रम होता है। जिनको आवश्यकता हो उनको ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, जो आवश्यक परिवार में वंचित परिवार के बीच में जाके उनकी सुध-बुध लेना, उनको क्या आवश्यकता है, हमारे माध्यम से सरकार में किस तरीके से उनकी बातों को पहुंचा सकते हैं हम, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। इनको संचालित करने का निर्णय लिया गया। और 29 सितंबर ये मोदी जी के मन की बात है, इसके लिए भी आह्वान दिया गया कि प्रत्येक बूथ में हमारे यूं तो हर रविवार मोदी जी के मन की बात जो महांत में होता है, उसमें हमारे बूथ कमेटी पर बूथ की कमेटियां और उसका आयोजन करके जो उस बूथ में निवासरत जो विभिन्न समाज और वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके कारण मोदी जी जो इस मन की बात को लगते हैं, पूरे देश और दुनिया में ऐसी कई ऐसी बातें होती है जो जनमानस छू तक नहीं सकता, जिस तक उसकी पहुंच नहीं है, उन बातों को उन तक पहुंच सके और वो उसमें सम्मिलित होकर मोदी जी के मन की बात सुने इस कार्यक्रम के तहत। तो इस तरीके से इस कार्य समिति में 10 जुलाई से लेकर और 29 सितंबर तक विभिन्न तिथियों पर विभिन्न चरणों के कार्यक्रम और आयाम तय किए गए। वहीं अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट रेट 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त संभागायुक्तों और कलेक्टरों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट रेट 2047 के लिए जिला प्रशासन की भूमिका के बारे में बताया। बैठक में सभी जिलों से जिला स्तर के विजन पर सुझाव लिए गए। इस दौरान सभी जिले के कलेक्टरों ने जिले के परिदृश्य, आवश्यकताओं, नीतियों के आधार पर अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट रेट 2047 के लिए अपने विचार रखे, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, सड़क कनेक्टिविटी, दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट, पर्यटन, कला एवं संस्कृति के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित सुझाव रखे गए।
जांजगीर चांपा में कलेक्टर आकाश शिकारा ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले जिले के विभिन्न खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान कलेक्टर ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान और आने वाले खिलाड़ियों को शासन की ओर से पुरस्कार स्वरूप मिलने वाले सम्मान राशि का चेक वितरण कर प्रमाण पत्र प्रदान किया। कलेक्टर ने जिले के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी उपलब्धियों पर भी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल के प्रति लगातार अभ्यास और लगन कड़ी मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। तो देखिए, आपको बताते चले कि लगातार इस तरह के जो है योजना बनते रहते हैं और जो है प्रोत्साहन भी किया जाता है। और इस बीच आपको बता दें कि जांजगीर चांपा में कलेक्टर आकाश शिकारा ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वालों के जिले के विभिन्न खिलाड़ियों से मुलाकात की है। और इस दौरान बता दें कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर खिलाड़ी आए थे उन्हें शासन की ओर से पुरस्कार स्वरूप मिलने वाली राशि का चेक भी वितरण किया गया। सरगुजा पुलिस इन दिनों नशे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 110 बोतल नशीला कफ सिरप बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 88,000 रुपए बताई जा रही है। सरगुजा पुलिस ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत नशे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर धरपकड़ में जुटी हुई है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। तो आपको बताते चले, सरगुजा पुलिस इन दिनों एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और इन दिनों नशे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में देखिए, आज सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आरोपियों के कब्जे से 110 बोतल नशीला कफ सिरप बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 88,000 रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा में कलेक्टर आकाश शिकारा ने नवागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सुकली की आंगनबाड़ी केंद्र में एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा लगाया और ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता को लेकर संदेश दिया। इसके साथ ही जल शक्ति से नारी शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति देवी सिंह, सुकली सरपंच भोजराम करियारे सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। और अब खबर भिंड से है, जहां पर पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि फूक थाना अंतर्गत कुछ युवकों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की जो है तफ्तीश कर गिरफ्तार किया है। वहीं फूक थाने पर प्रभारी सत्येंद्र राजपूत ने बताया है कि मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तो आपको बताते चले, ये पूरा मामला भिंड का आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को देखिए गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि फोक थाना अंतर्गत कुछ युवकों ने मारपीट की थी। 11/7/24 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, मजाकुल कर रहा था, जहां पे 7-8 व्यक्ति कुछ लोगों को मारपीट करते दिख रहे हैं, जिसकी तस्दीक की गई। फरियादी के न मिलने पर पुलिस ने स्वयं द्वारा संज्ञान लेकर उक्त घटना के आधार पर FIR दर्ज की थी। उसके बाद आरोपियों को उसकी लगातार पताराशी करके 5 आरोपी जो प्रमुखता को घटना में मारपीट करते दिख रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनका मेडिकल करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने 7 जुलाई को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्तावों को और 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम से पार्टी को मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा बीते 10 वर्षों में किए गए गरीब कल्याण सुशासन के कामों और जनहित की योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 29 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी और देश में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बजट जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और ये बजट 2024 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में भी योगदान देने वाला है। 71,000 करीब के नए नामांकन हुए। अब सीमांकन हो चाहे बंटवारा हो, उसके लिए भी हमें ऐसी व्यवस्था कर रहा है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्व विभाग को बहुत दुरुस्त किया जाए। इस माध्यम से हम सैटेलाइट से मीनार बना रहे हैं। सैटेलाइट से हम पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त करेंगे ताकि कोई भी किसान की नक्शा का मामला हो, चाहे आपदा का मालूम हो, पालू उसका हो, और हमने बजट में रखा है 536 करोड़ रुपये रखा है हमने कि कोई बेल एक्सपायर गुजर जाए, भैंस गुजर जाए, नदी में पानी जमीन में घुस जाए या मकान गिर जाए। मकान के लिए भी हमने पहले से बढ़ाकर 1,35,000 की व्यवस्था की। सारी व्यवस्था डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।